शादी शेर अफगान के साथ हुई। ग्यास बेग को जहांगीर ने दी एतमाउद्दौला की उपाधि। ग्यास बेग को जहांगीर ने दी एतमाउद्दौला की उपाधि। ग्यास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? एतमाउद्दौला की उपाधि दी ग्यास बेग को जहांगीर ने। क्लियर हुआ? ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी और एतमाउद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, याद रखेंगे, वो बनवाया है नूरजहां ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है और वो कहां बनवाया है? आगरा में। किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? नूरजहां ने। है? अरे भैया ये नारी मेहरुनिसा को नूरजहां नाम दिया है ना, यही तो उपाधि है उसकी। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां कहा, मेहरुनिसा नाम है बचपन का। क्लियर हुआ? हाँ, मुझे नहीं पता, तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत वैसी खराब है। हाँ जी, क्लियर? अरे चलाए क्यों नहीं है? कोई एक दो चला दो ना, थोड़ा सफोकेशन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? अच्छा दूसरी बात समझें। अरे आगे सुनो, नूरजहां की मां का नाम है असमत बेगम। नूरजहां की मां का नाम क्या है? माता कौन है? असमत बेगम। नूरजहां की माता का नाम है असमत बेगम और असमत बेगम को ही माना जाता है कि इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि ढूंढी। गुलाब की पंखुड़ियों से, गुलाब से क्या बनाना? इत्र बनाना। इत्र यानी आपका सेंट जो है? या उर्दू में क्या बोलते हैं इत्र को? मुश्क, यही बोलते हैं शायद, मुश्क। मुश्क। क्लियर हुआ? तो ये किसने ढूंढा है इसको, इस विधि को? असमत बेगम ने। असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की मां है। अच्छा, ये माना जाता है कि नूरजहां का शासन में इतना प्रभाव था कि जहांगीर के समय में भी दो गुट हुआ करते थे। एक तो जहांगीर के दूसरे सरदारों का गुट था और एक नूरजहां वाला गुट था। अब नूरजहां का जो गुट है, जो ग्रुप है, उसमें कौन कौन शामिल है? नूरजहां शामिल है, उसका पिता शामिल है, उसकी मां शामिल है और साथ में एक शामिल है खुर्रम। नूरजहां गुट में जो प्रभावी गुट था उस समय, नूरजहां गुट, इसमें खुद नूरजहां है, इसका पिता ग्यास बेग है, इसकी मां असमत बेगम है और साथ में खुर्रम है। खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां के नाम से गद्दी लेगा। तो शुरू में यह गुट बहुत ज्यादा प्रभावी था शासन पे और यह कहा जाता है कि जहांगीर वही करता था जो ये करने के लिए उसे कहते थे। तो कोई भी अगर मतलब प्रस्ताव पास होना है, कानून बनना है, तो जहांगीर के साथ साथ उस पर नूरजहां के भी सिग्नेचर होते थे। कोई भी शासनादेश तब तक पारित नहीं होता था जब तक उस पर नूरजहां के सिग्नेचर ना हो। तो जहांगीर के साथ साथ शासन में नूरजहां भी सक्रिय रूप से भागीदार थी। बात आ रही है समझ? क्लियर हुआ? उसके बाद कुछ इसके राजनीतिक अभियानों पे चलते हैं। तो राजनीतिक अभियानों पे अगर आप बात करें, एक दो हैं मेन राजनीतिक अभियान। तो 1605 में जब इसने गद्दी प्राप्त करी, 1605 और 1615,
अब 10 साल का समय लगेगा। देखो, अकबर के समय में ही हमने क्या पढ़ा कि महाराणा प्रताप अलग थे और वो कभी अकबर के हाथ नहीं आए। उसके बाद थोड़े बहुत दिनों के लिए किला जीता गया, लेकिन फिर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र थे, क्या नाम था इनका, अमर सिंह। तो अमर सिंह ने मेवाड़ को जीत लिया और उसके बाद में जहांगीर कोशिश करता रहा लगातार मेवाड़ को अपनी ओर जीतने की, लेकिन अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई 1615 में। अंतिम रूप से सफलता कब मिली? तो अंतिम रूप से 1615 में मेवाड़ को जीतकर, मेवाड़ यानी चित्तौड़, मेवाड़ को जीतकर मुगल साम्राज्य में बना लिया गया 1615 में जहांगीर के द्वारा। लिखें तो 1605 से 1615 तक लगातार मेवाड़ पर अभियान होते रहे, लेकिन मेवाड़ अभियान अंतिम रूप से पूरा हुआ 1615 में, 1615 में, और मेवाड़ को मुगल बादशाहत में मिला लिया गया। आई बात समझ में? मेवाड़ को 1615 में जीतने वाला कौन था? जहांगीर बादशाह था। लेकिन इसकी तरफ से किसने जीता था? तो आप कहेंगे खुर्रम ने। खुर्रम ने जीता था मेवाड़ को। किसने जीता था? खुर्रम ने। मेवाड़ को जीतने वाला था खुर्रम। और मेवाड़ जीतने के खुशी में जहांगीर ने खुर्रम को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि? शाहजहां। क्या शाहजहां की उपाधि मेवाड़ जीतने के बाद मिली है? अगर क्वेश्चन यही आ जाए कि भाई खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब मिली, तो मेवाड़ जीतने के बाद नहीं मिली है। यहां उपाधि मिलेगी शाह खुर्रम। मेवाड़ जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को क्या कहा? शाह खुर्रम कहा। मेवाड़ जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाह खुर्रम कहा। क्लियर हुआ? क्या कहा? शाह खुर्रम। शाह खुर्रम कहा। उसके बाद इन्होंने, हाँ जी, अरे यार तुम लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो। अभी तो मैंने बताया था खुर्रम और खुसरो दोनों जहांगीर के लड़के थे। खुसरो और खुर्रम दोनों जहांगीर के लड़के थे। जहांगीर की 2 शादियां हुई थी, फिर समझ लो। इधर देखो, जहांगीर की राजपूतों में 2 शादियां हुई थी। एक राजपूतों में एक शादी हुई मानबाई के साथ। मानबाई जो कि बहन थी मानसिंह की। किसकी बहन? तो इससे जो संतान हुई वो हुई खुर्रम। हाँ सॉरी, उल्टा हो गया, खुसरो। कौन? और दूसरी शादी हुई थी उदयपुर के राजा। उदयपुर के राजा थे उदय सिंह। उदयपुर के राजा, इनकी बेटी थी जोधाबाई। इनकी बेटी कौन है? जोधाबाई। इससे जो संतान मिली वो है खुसरो, खुर्रम। अब इस खुसरो ने तो विद्रोह कर दिया 1606 में। भाई ये तो विद्रोही है, और इसी विद्रोही को ये मार देंगे आगे जाके जेल में करके, 1620 के आसपास खत्म करेंगे जेल में डाल के, और ये बनेगा आगे शाहजहां। ये कौन बनेगा आगे? शाहजहां। बात आई समझ में? क्लियर? अच्छा दूसरी बात सुनो। तो 1617 में वही बात समझो, 1617 के आसपास इनकी सेना गई दक्षिण अभियान पर। लिखो भाई, 1617 में दक्षिण अभियान शुरू हुए। दक्षिण अभियान, और दक्षिण अभियानों में तुम देखो पीछे अकबर के समय में अहमदनगर जीता गया है, और अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जरा देखो पीछे। अहमदनगर की संरक्षिका बताओ जरा। चांद बीबी।
तो चांद बीबी के समय में इसे जीत तो लिया था, लेकिन जैसे ही ये ऊपर की ओर आए वापस, तो दोबारा से अहमदनगर स्वतंत्र हो गया। और अहमदनगर में इस बार जो स्वतंत्रता को बनाया था वो एक सूबेदार था, उनका बहुत मतलब ताकत वाला व्यक्ति था, ये मलिक अंबर। तो अहमदनगर में मुगलों को मलिक अंबर ने अहमदनगर को मुगलों से दोबारा स्वतंत्र कर लिया। तो अहमदनगर में अकबर के बाद मलिक अंबर ने दोबारा से स्वतंत्रता पा ली। जहांगीर के समय अहमदनगर का जो मुख्य कर्ता धर्ता था वो कौन था? मलिक अंबर था। मलिक अंबर के ऊपर जब शुरू में आक्रमण हुए 1617 के आसपास, सुन लो गौर से, तो मलिक अंबर शुरू में हार गया। हारने के बाद इसने संधि कर ली, संधि 2-3 साल निभाई, और 2-3 साल निभाने के बाद फिर विद्रोह कर दिया। फिर दोबारा से इनकी मतलब अपने आप को अलग करा। इन्होंने फिर इस पे आक्रमण करा लगभग 1620 के आसपास। दोबारा जब आक्रमण हुआ, इस बार इसे इन्होंने बंदी बनाया, कैद करा, और उसके बाद अहमदनगर को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाया। अब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। अहमदनगर को पूर्ण रूप से साम्राज्य में मिलाया गया है जहांगीर के द्वारा, बादशाह कौन है, लेकिन इस अहमदनगर को जीतने वाला यही है खुर्रम। अहमदनगर को जीतने वाला कौन है? गौर से सुनना। और खुर्रम ने जब दक्षिण के ताकतवर राज्य अहमदनगर को जीत लिया तो खुर्रम को उपाधि दी इसने जहांगीर ने शाहजहां की। कौन सी उपाधि दी? तो शाहजहां की उपाधि खुर्रम को मिली है अहमदनगर जीतने के बाद। क्लियर हुआ? तो शुरुआत में तो दोनों में संधि हो गई थी, मलिक अंबर में और मुगलों में, लेकिन बाद में क्या हुआ? मलिक अंबर ने दोबारा विद्रोह करा और अंतिम रूप से शाहजहां ने इसे जीत कर अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम रूप से शाहजहां ने इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सुनो एक सेकंड, सुनो, 1620 के आसपास मिलाया था, सुन ले गौर से, लेकिन 1620 के आसपास पता नहीं फिर क्या संधि हुई, दोबारा से फिर मलिक अंबर को इन्होंने सौंप दिया सूबेदार बना के। 1620 में जब मलिक अंबर को फिर सौंपा, मलिक अंबर फिर से विद्रोही हुआ। अंतिम रूप से मिलाया गया 1626, ये डेट लिख लेना। अंतिम रूप से मिलाया गया है 1626 में अहमदनगर को। कब मिलाया गया है? 1626 में। हाँ जी, पूछो क्या कह रहे हो चंदोशी? 1626 में। और खुर्रम को कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहां की। खुर्रम को कौन सी उपाधि? तो जीतने वाला खुर्रम था, लेकिन किसके समय में बनाया गया? जहांगीर। हाँ जी बोलो। मलिक अंबर ने स्वतंत्र नहीं किया था, स्वतंत्र तो पहले ही हो गया था अकबर के मरने के बाद। मलिक अंबर का मेन नाम आता है इसको ताकतवर बनाने में। मुख्य नाम बस मलिक अंबर का आएगा कि जो मलिक अंबर नाम का एक सूबेदार था वो कौन से राज्य में था? तो अहमदनगर में था। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने देखो, अकबर ने जितने राज्य जीते हैं ना, अकबर के मरते ही वो लगभग स्वतंत्र होने शुरू होंगे। जहांगीर उन पर दोबारा अभियान चलाएगा। जैसे तुम ये देखो, अपने नोट्स को खोलो और ये बताओ अकबर ने कंधार को कब जीता है? कंधार को जल्दी बताओ। अकबर ने कंधार को कब जीता है? कंधार 1500 और 1595 में जीतने के कुछ समय बाद ही कंधार में विद्रोह हो जाता है। और जो फारस के राजा हैं, फारस यानी ईरान, भाई कंधार बीच में था, गौर से समझो, अफगानिस्तान बीच में है। एक तरफ ईरान का साम्राज्य चलता था, ईरान में भी साम्राज्य था, एक तरफ भारत में चल रहा था। अब दोनों कंधार को यानी अफगानिस्तान, कंधार, काबुल को जीतना चाह रहे थे।
क्यों? क्योंकि भारत इधर और इधर ईरान यानी फारस, दोनों के बीच में कड़ी कौन है? कंधार। जो कब्जा कर लेगा वो व्यापार कब जाएगा, क्योंकि अगर हमारा कब्जा यहां तक हो गया तो हमारे व्यापारी आगे तक जाएंगे और आगे से आगे निकल जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में युद्ध का कारण रहा हमेशा। जब अकबर के मरने के बाद कंधार इनके हाथों से निकल गया तो 1622 में जहांगीर ने कंधार अभियान करवाया। लिखिए जरा, 1622 में जहांगीर ने कंधार अभियान शुरू किया दोबारा से, और कंधार में उस समय गद्दी प्राप्त कर चुका था फारस का शाह अब्बास। फारस का शाह अब्बास, किसका शासन था उस समय कंधार पर? फारस के शाह अब्बास का। फारस के शाह अब्बास का शासन हुआ करता था। फारस के शाह अब्बास का शासन हुआ करता था। एक सेकेंड। हाँ जय प्रकाश, नमस्ते। मैं तो ऑफिस पे हूँ, तुम चले जाओ यार, मैं क्लास में हूँ अभी अपनी, तुम करवा दो जाके। हाँ 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 सब है वहाँ, तुम बेल बजाओ, नीचे वाली जाके मिल जाएंगे वहाँ पे। नहीं नहीं, सीलिंग की है थोड़ी सी, बहुत कम है वो, थोड़ी बहुत ही है, जाके देख लो तुम जल्दी, चले जाओ। हाँ भेज दो भेज दो। हाँ जी, तो 1622 में कंधार अभियान किया, फारस का शाह अब्बास था। इन्होंने खूब ताकत लगाई लेकिन कंधार इनके हाथों में नहीं आया। तो यहां ये जो कंधार अभियान है इसमें जहांगीर की पराजय हुई है। कंधार अभियान में क्या हुई है? जहांगीर की पराजय, ये ध्यान रखेंगे। कंधार अभियान सफल नहीं हो पाया और जहांगीर के हाथों में नहीं आ पाया। तो 1622 में फारस का शाह अब्बास इसे जीत लेता है और कंधार किसके पास चला जाता है? ईरानियों के पास। कंधार किसके पास चला गया है? ईरानियों के पास में। कंधार चला गया ईरानियों के पास में। क्लियर हुआ? कंधार चला गया ईरानियों के पास में। अर्जुन बोल दो क्लास में कोई इंपॉर्टेंट ना हो तो। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब एक स्टेप और आगे बता रहा हूं। उसके बाद जब कंधार इनसे नहीं जीता गया तो अब अंतिम प्रयास करेगा शाहजहां। मैं अभी लिखवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन में ना हो। अगर हम अंतिम प्रयास की बात करें तो जिस समय शाहजहां बादशाह बनेगा ना, जिस समय शाहजहां बादशाह बनेगा तो वो अपने सबसे बड़े बेटे को इस पर भेजेगा और उसका सबसे बड़ा बेटा है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो है वो 1649 ईस्वी के आसपास कंधार पे दोबारा आक्रमण करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? दारा शिकोह कब आक्रमण करेगा भाई? हाँ, 1649 ईस्वी के, यानी 1653 में आक्रमण होता है पहला, लेकिन 1653 से आप ये माने 1649 तक लगातार। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ 1653 1649 गलत कह रहा है ये, इसका मतलब ये 1659 है, किताब ने गलत लिख रखा है, 1659 है फिर ये। तो 1653 से 1659 तक लगातार प्रयास किए जाते हैं कंधार को जीतने के, लेकिन अंतिम रूप से कंधार इस समय मुगलों के हाथ से निकल जाता है। और तब से लेके आज तक यानी 1659 तक तो हमने कोशिश करी, उससे पहले कंधार और काबुल वाले इलाके हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन इस डेट के बाद में अफगानिस्तान का जो कंधार वाला इलाका है वो हमेशा के लिए भारत से छिन गया। तो इसके बाद कभी भी ये इलाका भारत में नहीं आ पाया। बात आई समझ में? तो अंतिम रूप से प्रयास आप लिख लेंगे, अंतिम प्रयास जो है कंधार को जीतने के वो शाहजहां के समय में होंगे और उसका बेटा दारा शिकोह जाएगा 1653 में। अंतिम रूप से कंधार को जीतने के प्रयास, अंतिम रूप से कंधार को जीतने के प्रयास शाहजहां के समय में होंगे और शाहजहां के समय में दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ही जाते हैं वैसे, लेकिन दारा शिकोह बड़ा था तो उसका नाम आता है।
तो दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों प्रयास करते हैं, लेकिन कंधार हाथों में वापस नहीं आता। और 1659 के बाद लगातार कंधार कहां निकल गया? भारत से बाहर। क्लियर है भाई? तो कंधार में क्या मिली इनको? पराजय मिली। कंधार में क्या मिली? अच्छा, एक मुख्य अभियान जिसमें इन्हें विजय मिली, जो कि बड़ा टेढ़ा था और अकबर भी उसे नहीं जीत पाया था, पर जहांगीर जीतने में कामयाब हो गया। वो कौन सा इलाका है? अगर हम कहें अकबर जीत नहीं पाया था, अकबर ने कोशिश थोड़ी बहुत करी बट ज्यादा नहीं करी, लेकिन वो जीत नहीं पाया, जहांगीर ने जीता। तो एक है, अगली विजय इसकी है कांगड़ा विजय, कांगड़ा दुर्ग की विजय। ये 1620 में होगी भाई, 1620 में कांगड़ा दुर्ग की विजय। अच्छा, कहां है कांगड़ा? हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जो है ना, वो पहाड़ियों पे बना हुआ दुर्ग है, एक किला है। तो 1620 में कांगड़ा दुर्ग की विजय इन्होंने करी, और जहांगीर पहला बादशाह था मुगलों का जिसने कांगड़ा जीता था। क्या मैं बोल रहा हूं? मुगलों का पहला बादशाह है जहांगीर, जिसने कांगड़ा को जीता है, कांगड़ा दुर्ग को जीता है, कांगड़ा दुर्ग को जीता है। पहला बादशाह जहांगीर है। ठीक है। और जहांगीर के लिए कांगड़ा जीतने वाला भी कौन था? खुर्रम। जहांगीर के लिए कांगड़ा को जीतने वाला भी कौन है? खुर्रम है। कौन है भाई? खुर्रम। क्लियर है? हाँ जी। अब उसके बाद एक पॉइंट और नोट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापित हो चुकी है 1599 में, और 1600 में भारत की ओर चल दी वो। अब भारत का जो उस समय सबसे बड़ा बादशाह है सन 1600 में, वो कौन है? अकबर है, हाँ या ना? और उस समय इंग्लैंड का, अकबर का समकालीन राजा जो है वो इंग्लैंड का है जेम्स फर्स्ट। क्या नाम है? तो इंग्लैंड का राजा था उस समय वो जेम्स फर्स्ट था, और भारत का राजा कौन था? अकबर। पूरा बादशाह थी उस पे। तो जेम्स फर्स्ट अकबर के लिए एक लेटर लिखता है, और वो लेटर लिखता है अकबर के लिए, इंग्लैंड लिखेगा वो। तो वो अकबर को एक लेटर लिखता है कि भाई आप हमारी कंपनी को अपने देश में व्यापार करने के लिए मतलब आने की अनुमति दें, और उसके टैक्स वैक्स थोड़े से जाए, और उसे एक पट्टा दें। पट्टा मतलब एक तरह से एग्रीमेंट। तो जेम्स फर्स्ट जो लेटर अकबर के लिए भेजता है, और उसके साथ उस व्यक्ति को भेजता है जो फारसी भाषा का जानकार था। अंग्रेजी लेके क्या करेंगे, अकबर तो वैसे ही नहीं जानता कुछ। तो फारसी भाषा का जानकार वो भेजा जाता है शुरू में, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब तक इंडिया में आता है तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है, और वो 1608 में आकर मिलता है जहांगीर से। कैप्टन हॉकिंस 1608 में किससे आके मिलता है? जहांगीर से। और किसकी तरफ से भेजा गया था? जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट की तरफ से भेजा गया था। लिख लें इसको। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है आके। कौन से शहर में मिला जहांगीर से आके? कहां था उस समय जहांगीर? आगरा में नहीं मिला। इनकी मुलाकात दोनों की सूरत में हुई। सूरत में दोनों की मुलाकात हुई थी। बोलो। नहीं, 1600 में तो कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चला तो बाद में होगा वो। हाँ, इंग्लैंड में 1600 में कंपनी बनी थी। हाँ जी, क्या लिखा भाई? 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आके मिलता है सूरत में। एक बंद करो, कोई सा एक बंद करो, एक इसको बंद कर दो बस भाई। बुखार उखार से बच के रहना आप लोग। पिछले
1 महीने में 2 केस हुए हैं ऐसे जो बुखार से डेथ हुई है। एक तो मेरा स्टूडेंट था उस दिन, वो बेचारा नया ही उम्र का लड़का था, और एक अभी आपकी क्लास का एक लड़का है विधि, उसकी मदर की डेथ हुई है कल। तो अभी आज हमें उसे जाना भी है उसके वहां पे। तो मतलब ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनके, लेकिन बुखार की वजह से डेथ हो रही है। तो ये बुखार जो है ये आजकल नॉर्मल मत लेना आप लोग, बाई चांस थोड़ा बहुत बुखार हो और आप सोचें यार हल्की फुल्की छोटी मोटी गोली ले लो। सबको कह रहा हूं मैं ये बात, ऑनलाइन पे भी अगर जैसे ही बुखार होता है 2 दिन रुकता है, तुरंत ब्लड चेक करवा के बढ़िया ट्रीटमेंट लो, क्योंकि आज नहीं वायरल नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है कि बुखार अब मतलब डेथ के कोज में बदल रहा है। और अगर एक बार बिगड़ गया तो सबसे बड़ी बात चल रही है आज के बुखार में कि वो लीवर डैमेज कर दे रहा है अब। हल्के में तो कुछ नहीं लेना चाहिए, हल्के में कुछ नहीं लेना चाहिए, बाकी लेने को सब कुछ ले लो। हाँ जी, तो 1608 में 1608 में कहा मिलता है आके जहांगीर से, कहा मिलता है सूरत। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। अच्छा सुनो, कैप्टन हॉकिंस के पास किस राजा के लिए एक पत्र था? किस राजा के नाम था? अकबर के नाम। हाजी हाँ, कांगड़ा का राजा जरूरत नहीं है तुम्हें, बस ये जरूरत है जीता किसने? खुर्रम ने। उतनी जरूरत रखो जितनी जरूरी है। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब सुनो, जहांगीर से जब ये आके मिला ना कैप्टन हॉकिंस, तो जहांगीर ने इसे अपने क्षेत्र में व्यापार करने की क्या अनुमति प्रदान करी? व्यापार करने की अनुमति इसको प्रदान नहीं करी। तो यानी कैप्टन हॉकिंस यहां पर कहा जाता है लगभग 5-6 महीने रहा, और इसको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि भी दी कि तुम अंग्रेज खान हो, लेकिन फारसी भाषा का जानकार था, बातचीत होती थी दोनों में, लेकिन ये व्यापार में यहां पर जहांगीर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद 1-2 लोग और आए, उन्हें भी कुछ खास मतलब सहूलियतें जहांगीर की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन 1615 में जब आके जहांगीर से मिलता है, 1615 में जहांगीर से आके मिलता है कौन? सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ। तो 1615 में जब जहांगीर से आके टॉमस रॉ मिलता है, टॉमस रॉ खान, अंग्रेज खान, अंग्रेज खान, कैप्टन हॉकिंस को इसने कहा अंग्रेज खान हो तुम, अंग्रेज खान। तो 1615 में इससे आके मिलता है टॉमस रो, और टॉमस रो कामयाब हो जाता है जहांगीर से व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने में, यानी व्यापार करने का एग्रीमेंट लेने में। तो जहांगीर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है टॉमस रो को, व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है टॉमस रो को। और कितने व्यापार पूरे भारत में करना है शुरू में? कहां के लिए इन्हें एग्रीमेंट मिला? सूरत, कि भैया आप सूरत और सूरत बंदरगाह से अपने माल को ला सकते हो और ले जा सकते हो। तो सूरत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा इन्हें प्राप्त हो जाती है। तो यहां से इंडिया में एंट्री हो जाती है अंग्रेज व्यापारियों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री यहां से हो जाती है। तो नहीं, मेरी बात समझो ना, पूरे भारत में मुगल ही थोड़ी फैले हैं भाई, दक्षिण में छोटे मोटे राज्य फैले हैं, पूर्व में कोई और फैला है, तब तक ये छोटा छोटा सामान लेके और अपना बाकी बंदरगाहों से भेज रहे थे। लेकिन भारत में कब भाई, भारत में बड़ा साम्राज्य किस पे है? मुगल पे। तो मुगलों से तो इनके राज्य में घुसने के लिए तो मुगलों से लेना पड़ेगा ना अनुमति, और मुगलों को देना पड़ेगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ? बादशाह को टैक्स मिलता था। तो जहांगीर के लिए इतना आपके लिए काफी है। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर की जब मृत्यु होती है 1627 में, जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, और जहांगीर को दफनाया जाता है शाहदरा में। शाहदरा में इसका मकबरा बनवा दिया गया और शाहदरा में ही जहांगीर को दफना दिया गया। तो कहां है भाई शाहदरा? दिल्ली में नहीं है शाहदरा। कहां है शाहदरा?
दिल्ली में, आगरा में, आगरा। तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफना दिया गया और वहीं पर इसका मकबरा बनवाया बाद में किसने? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा कहां बनवाया है? शाहदरा लाहौर में। किसने बनवाया है? नूरजहां ने। ठीक है, वो स्थान कौन सा है शाहदरा में जहां ये मरा था? शाहदरा तो एक बड़ा इलाका है, वो स्थान कौन सा? भीमवार। कौन सी जगह है वो? भीमवार नामक जगह पर मृत्यु हुई इसकी। भीमवार नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो गई। पक्का? चलिए, अब जहांगीर के मरने के बाद में फिर ड्रामा हुआ। अब ड्रामा क्यों हुआ जहांगीर के मरने के बाद? क्योंकि अब जो नूरजहां गुट है, हाँ जी, जो नूरजहां गुट है उस गुट में लड़ाई होनी शुरू हुई। जहांगीर के मरते ही जो खुर्रम था वो किसके गुट में था? नूरजहां के। लेकिन जहांगीर के मरते ही खुर्रम गद्दी लेना चाहता था और खुर्रम को गद्दी मिलनी थी क्योंकि खुसरो की तो हत्या हो गई थी पहले ही। लेकिन नूरजहां चाहती थी कि गद्दी मेरे पास रह जाए और जो मेरा वंश चला आ रहा है मेरे पिता का या भाई का, भाई के बेटे का, हम उसे गद्दी पे बैठा दें। बात आई समझ में? तो नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि नूरजहां गद्दी लेना चाहती थी, उधर खुर्रम को गद्दी मिलनी चाहिए थी। तो इस वजह से नूरजहां और खुर्रम में भी क्या पैदा हुआ? विवाद। और दोनों का गुट टूटा और अंतिम रूप से झगड़े के बाद जो गद्दी प्राप्त हुई वो खुर्रम को प्राप्त हुई। तो 1627 से 1658 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा खुर्रम किस उपाधि के साथ? शाहजहां। शाहजहां की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा 1627 से 1658। 1627 से 1658। से 1658 क्लियर हुआ? खुर्रम की मां जगत गोसाई या जोधाबाई। खुर्रम की मां जगत गोसाई या जोधाबाई। खुर्रम की मां कौन है? जगत गोसाई या जोधाबाई राजा उदय सिंह की बेटी थी। राजा उदय सिंह की बेटी थी। राजा उदय सिंह की बेटी थी जो कहां के राजा थे? मुख्य राज्य कौन सा था इनका? मारवाड़ राज्य था, मारवाड़। तो राजा उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई या जोधाबाई। इनका पुत्र कौन है? खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब दी? अहमदनगर जीतने के बाद। लिखवाने की जरूरत नहीं है, पक्का बोलो जल्दी। खुर्रम की जो शादी हुई वो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुई थी 1622 में। शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुई थी 1622 में। और अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां की भतीजी थी, यानी कि नूरजहां के भाई की बेटी थी ये। अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां के भाई आसफ खां, नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी। नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी? बहुत बढ़िया, मल्लिका ए जमाली, ये उपाधि दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने उपाधि दी मल्लिका ए जमाली, मल्लिका ए जमाली। लेकिन दुनिया इन्हें किस नाम से जानती है?
मुमताज महल, मुमताज के नाम से। तो दुनिया किस नाम से जानती है? मुमताज के नाम से या मुमताज महल के नाम से। क्लियर हुआ? शाहजहां का गद्दी लेने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध किसके साथ हुआ? शाहजहां का गद्दी लेने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध किसके साथ हुआ? नूरजहां। और नूरजहां किसे गद्दी देना चाहती थी? एक इनका एक वंशज था शहरयार, शहरयार। तो नूरजहां गद्दी देना चाहती थी शहरयार नाम के एक बच्चे को और खुद शासन चलाना चाहती थी। तो शहरयार के साथ होता है किसका युद्ध? उत्तराधिकार का, खुर्रम का युद्ध। किसके साथ हुआ? शहरयार और नूरजहां की संयुक्त सेना के साथ हुआ। तो नूरजहां लड़ने थोड़ी गई, शहरयार लड़ने गया। तो शहरयार और खुर्रम के साथ में होता है युद्ध, और इसमें कौन जीत जाता है उत्तराधिकार युद्ध में? खुर्रम। और खुर्रम गद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? ना कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसका लिख लेना जरूर। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? नूरजहां की भतीजी थी। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस समय जहांगीर लाहौर में था तो लाहौर करने क्या गया था? शराब वराब बहुत ज्यादा पीता था। चिकित्सक मिले, चिकित्सकों ने कहा भाई शराब वराब तो छोड़ो और अब जो है तुम स्वास्थ्य लाभ के लिए जाओ। स्वास्थ्य लाभ का मतलब एक अच्छी जगह पे जाओ। तुम स्वास्थ्य लाभ के लिए कहां जाते हो? पहाड़ों पे। कहां जाते हो? क्योंकि हमारे यहाँ की आबो हवा तो बिल्कुल बेकार हो गई, पॉल्यूटेड है। तो आज भी कुछ थोड़ा बहुत अगर रहन सहन है ठीक ठाक तो पहाड़ों पे है, तो हर आदमी पहाड़ पे भगता है। तो इसको भी यही कहा गया भाई पहाड़ पे जा। तो ये कश्मीर वश्मीर गया घूमने, उधर से घूमते हुए जब आ रहा था तो उस समय मृत्यु हो गई जहांगीर की। जहांगीर की मृत्यु के समय दक्षिण भारत अभियान पर गया हुआ था खुर्रम। गौर से सुनना, जहांगीर की मृत्यु के समय दक्षिण भारत की विजय पर गया हुआ था खुर्रम। खुर्रम जैसे ही दक्षिण भारत पर गया उसे पता चला कि भाई पिताजी, नूरजहां को तुरंत लगा कि अब गद्दी लेनी चाहिए। उसने शहरयार को बैठा के बादशाह घोषित कर दिया। किसके आने से पहले? खुर्रम के आने से पहले। खुर्रम जब आया उसका शहरयार के साथ युद्ध हुआ, खुर्रम युद्ध में जीता और अंतिम रूप से खुर्रम का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। अंतिम रूप से खुर्रम का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? आगरा में। तो अंतिम रूप से खुर्रम का राज्याभिषेक आगरा में होता है शहरयार को उत्तराधिकार के युद्ध में हराने के बाद। शहरयार को उत्तराधिकार के युद्ध में हराने के बाद। और राज्याभिषेक होता है 1628 में। 1628 में। हम समय लिख रहे हैं 1627 से, क्योंकि जहांगीर मर गया था 27 में, लेकिन वास्तविक राज्याभिषेक होता है 1628 में। नहीं, जहांगीर मरा था 1627 में। ये तो दक्षिण में गया हुआ था ना। जब दक्षिण से वापस आया तो 1628 में इसका राज्याभिषेक हुआ है। युद्ध से मतलब नहीं है हमारा, आप बात समझें, उससे मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है राज्याभिषेक कब हुआ। अच्छा जी, अब उसके बाद शाहजहां के समय में सबसे पहला जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला विद्रोह किसने करा? तो गद्दी पर बैठते ही इसके खिलाफ सबसे पहला विद्रोह करा है बुंदेल सरदारों ने। बुंदेल कहां है? बुंदेल, बुंदेला, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश का जो इलाका है संयुक्त। तो सबसे पहला जहांगीर के खिलाफ विद्रोह होता है शाहजहां के खिलाफ 1629 में बुंदेल सरदारों का विद्रोह। लिखें जल्दी। शाहजहां, जहांगीर तो खत्म। शाहजहां के गद्दी पर बैठते ही 1629 में सबसे पहला विद्रोह इसके खिलाफ बुंदेल सरदार करते हैं। कौन करते हैं? बुंदेल सरदार करते हैं। और बुंदेल सरदार का नाम पूछे आपसे कि भाई कौन बुंदेल सरदार था जिसने शाहजहां को सबसे पहले शाहजहां के समय में विद्रोह किया, तो वो था सरदार जुझार सिंह। क्या नाम है?
सरदार जुझार सिंह। जुझारू था जुझारू, तो नाम हो गया सरदार जुझार सिंह। तो सरदार जुझार सिंह। अब जुझार सिंह हार गया, उसने संधि कर ली, शाहजहां ने उसको दोबारा से वहां का सूबेदार बना दिया, उसने फिर अंतिम रूप से विद्रोह कर दिया। और जब ये कहानी लगातार चलती रही तो 1635 में, गौर से सुनना, 1635 में अंतिम रूप से औरंगजेब ने 1635 में अंतिम रूप से औरंगजेब ने इन बुंदेलों को हराया और इस बुंदेला का जो इलाका है, बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, इसे मुगलों में शामिल कर लिया। तो अंतिम रूप से बुंदेल सरदारों को हराने वाला कौन है? औरंगजेब है। पता नहीं कौन है, उठाओ। अंतिम रूप से हराने वाला कौन है? औरंगजेब है। अंतिम रूप से हराने वाला कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1635 की बात कर रहा हूं। क्लियर है? जब औरंगजेब ने 1635 में बुंदेलखंड का इलाका जीता तो औरंगजेब जो था वो बहुत ज्यादा धर्मांध था और बहुत ज्यादा कट्टर था। तो ये कहा जाता है इसी विजय के दौरान औरंगजेब ने उस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब ने इसी अभियान में पहली बार क्या तोड़े? मंदिर तोड़े और मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू किया। चलो भाई, कल पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम भी हो गया दूसरी क्लास का, मुझे थोड़ा काम आ गया अचानक, तो कल पढ़ते हैं। थैंक यू।